नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 मार्च सन 2026। आज यानी 23 मार्च साल 1931 के दिन भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने लाहौर जेल में फांसी दी थी। उनकी शहादत की याद में हर साल आज ही के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज यानी सोमवार को चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है। इस दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के इस जिले से किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, नए ट्यूबवेल कनेक्शन होंगे जारी। हरियाणा में बदलेगा पटवारियों के कामकाज का तरीका, अब खेत से ही होंगे सरकारी कार्य। मोदी की पश्चिम एशिया के हालात पर हाई लेवल मीटिंग, पीएम बोले किसी भी जरूरी चीज की कमी नहीं होने देंगे, लेकिन कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस एमएलए पिता पर लगे क्रॉस वोटिंग के आरोप, तो बेटे ने तोड़े सारे रिश्ते, चौंकाने वाला मामला आया सामने। हरियाणा में स्टूडेंट्स के लिए शुरू हुई एक योजना, विद्यार्थियों को मिलेंगे 1000 रुपए, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने पर मिलेगी सब्सिडी। हरियाणा में आएगी नौकरियों की बहार, 4000 करोड़ से नया बैटरी प्लांट लगाएगी जापानी कंपनी। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं होंगी और अधिक बेहतर, इन अस्पतालों में ट्रिपल मोड पर मिलेगा MRI का लाभ। भारतीय रेलवे ने योग्यता में दी बड़ी राहत, 12वीं पास उम्मीदवार भी बन पाएंगे अब AC कोच अटेंडेंट। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूल छात्रों को ITI में मिलेगी ट्रेनिंग। और 1 अप्रैल से लागू होगा नया आयकर कानून 2026, सैलरी और गिफ्ट पर बदले नियम, बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। कभी कोहरा देखने को मिल रहा है तो कभी धूप तेज खिल रही है। कभी सुबह से शाम तक आंशिक बदलवाई देखने को मिल रही है। इसी के साथ तापमान भी लुढ़क कर नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को दिन में ठंड महसूस हुई। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्र मोहन ने बताया कि मार्च महीने के अंतिम दिनों में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 25 मार्च और 28 मार्च को एक के बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहे हैं। हरियाणा, NCR व दिल्ली में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 25 मार्च की रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा में एक्टिव होगा, जिसका असर 27 मार्च तक रहेगा। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि प्रदेश सरकार बाल वाटिका में पढ़ने वाले करीबन 1 लाख विद्यार्थियों को 1-1 हजार रुपए प्रदान करेगी। यह राशि हर विद्यार्थी के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। सरकार की तरफ से बाल वाटिका में पढ़ने वाले तकरीबन 1 लाख विद्यार्थियों को ये मदद देने का फैसला लिया गया है। यह राशि प्रत्येक स्टूडेंट के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस राशि में वर्दी के लिए 800 रुपए, बैग और किताबों के लिए 200 रुपए की राशि शामिल होगी। शिक्षा विभाग द्वारा यह राशि जारी करने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना की शुरुआत पहली बार हो रही है। बजट सत्र में इस बारे में CM नायब सिंह सैनी द्वारा घोषणा की गई थी। अब नए शैक्षणिक सत्र से ये सुविधा विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। अब भविष्य में जो भी विद्यार्थी बाल वाटिका में दाखिला लेंगे, उन्हें भी ये सुविधा मिलती रहेगी। ऐसे में सरकार द्वारा विद्यार्थियों के हित में फैसला लिया गया है। इस आर्थिक मदद से विद्यार्थी अपने लिए वर्दी और किताबें खरीद पाएंगे। हरियाणा में जमीन और राजस्व से जुड़े कामों में तेजी लाने के लिए सरकार ने एक अहम बदलाव किया है। राज्य सरकार ने पटवारी और कानूनगो के कामकाज को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 4000 स्मार्ट टैबलेट खरीदने को मंजूरी प्रदान कर दी है। वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा के अनुसार अभी तक पटवारी और कानूनगो को जमीन के रिकॉर्ड, नक्शे और अन्य कामों के लिए भारी भरकम कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। इससे न केवल काम में देरी होती थी, बल्कि आम लोगों और किसानों को भी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब स्मार्ट टैबलेट मिलने के बाद यह अधिकारी अब सीधे खेत या मौके पर जाकर डेटा दर्ज कर पाएंगे। इससे वे मौके पर फोटो ले सकेंगे और जानकारी को तुरंत ही सिस्टम पर अपलोड भी कर पाएंगे, जिससे कार्यों में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेगी। इन टैबलेट में GPS, तेज इंटरनेट व बड़ी स्क्रीन और लंबी बैटरी जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। वॉइस टू टेक्स्ट फीचर से लिखने का काम भी आसान हो जाएगा। इससे दूरदराज के गाँव में भी बिना किसी परेशानी के काम किया जा सकेगा। इस पहल का सबसे ज्यादा लाभ किसानों और आम नागरिकों को मिलेगा। अब उन्हें छोटे मोटे कामों के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कई सेवाएं मौके पर ही उपलब्ध हो जाएंगी।
हरियाणा में अधिक से अधिक सरकारी कर्मचारियों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की एक नई पहल की शुरुआत की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना SUPY के तहत राज्य सरकार के कर्मचारी, निगम, बोर्ड या कॉरपोरेशन के कर्मचारी तथा HKRN के वे कर्मचारी जिनकी नौकरी सुरक्षित है, अपने आवास पर 5 किलोवाट तक रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित कर सकते हैं। योजना का लाभ उन्हें उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनका पिछले बिलिंग चक्र में कोई बकाया नहीं है। इस योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को बिजली विभाग द्वारा ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसे बिजली बिलों के माध्यम से मासिक, द्विमासिक बिलिंग के अनुसार वसूल किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को एक मुश्त बड़ी राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी और सौर ऊर्जा अपनाना आसान होगा। सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना के तहत 1 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक की क्षमता पर निर्धारित बेंचमार्क लागत तय की गई है। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की कुल लागत 55,000 रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें उपभोक्ता को केवल 5,500 रुपए अग्रिम भुगतान करना होगा। बाकी की रकम किस्तों द्वारा ली जाएगी। वहीं 2 किलोवाट सोलर सिस्टम की कुल लागत 1,10,000 रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें उपभोक्ता को 11,000 रुपए को भुगतान करना होगा। वहीं 3 किलोवाट के लिए 16,000 रुपए, 4 किलोवाट के लिए 22,000 रुपए की अग्रिम भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा। हरियाणा में आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की अध्यक्षता में हुई स्पेशल हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। इस बैठक में जिला स्तरीय सिविल अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें सिविल अस्पताल मांडीखेड़ा, नूंह और रेवाड़ी में CT स्कैन सेवाओं को हायर करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से प्रदेश के सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को आधुनिकीकरण करने में मदद मिलेगी, जिससे आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल पाएगा। मांडीखेड़ा, नूंह, रेवाड़ी, चरखी दादरी, रोहतक, जींद और हिसार के सिविल अस्पतालों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP के आधार पर MRI स्कैन सेवाएं शुरू करने का फैसला लिया गया है। तो वहीं कुरुक्षेत्र, जींद और गुरुग्राम के जिला सिविल अस्पतालों में मैकेनाइज्ड और ऑटोमेटेड क्लीनिंग सेवाएं शुरू करने को मंजूरी दी गई है। आरती राव ने संबंधित विभागों को स्वीकृति परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने और क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए। हरियाणा के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के लिए सरकार द्वारा एक और बड़ा फैसला लिया गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को कौशल विकास के लिए उन्हें नजदीकी राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI में ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। उद्योगों की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए युवाओं को तैयार किया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तरीय कौशल संकाय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र बनाने की दिशा में भी काम शुरू हो चुका है। युवाओं में उद्यमिता का विकास हो, इसके लिए 3 राज्य उद्यमिता विकास संस्थान आगामी वित्त वर्ष में शुरू कर दिए जाएंगे। हर संस्थान में हर साल 1,000 युवाओं को उद्यमिता का प्रशिक्षण मिल पाएगा। इनमें महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व होंगी। प्राइवेट सेक्टर में न सिर्फ नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, बल्कि पहले से संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को नए ट्रेड और यूनिट शुरू करने की परमिशन भी मिलेगी। इसके अलावा सभी सरकारी एवं प्राइवेट ITI के हर ट्रेड के जिला टॉपर विद्यार्थियों को फ्री में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले से किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। यहाँ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी DHBVN द्वारा 5,33,00,000 रुपए की लागत राशि खर्च कर 457 कृषि ट्यूबवेल कनेक्शनों को जारी करने की कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। निगम प्रबंधन द्वारा इन कनेक्शनों के लिए फर्मों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। किसानों द्वारा पिछले लंबे समय से इन ट्यूबवेल कनेक्शनों को जारी करने की मांग उठाई जा रही थी। कई बार बिजली निगम कार्यालयों पर धरने प्रदर्शन तक किए गए हैं। ऐसे में अब कनेक्शन जारी होने पर किसानों को बड़े स्तर पर राहत पहुंचेगी। इस कदम से उन किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन जारी होंगे जो लंबे समय से इंतजार में बैठे थे। इससे सिंचाई व्यवस्था में सुधार आएगा और कृषि उत्पादन को बढ़ावा भी मिलेगा। इस परियोजना के तहत नई 11 kV और LT लाइनों का निर्माण, ट्रांसफार्मरों की स्थापना व क्षमता वृद्धि सहित सभी आवश्यक कार्य संपन्न किए जाएंगे। चैत्र नवरात्रि चल रही है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। इसी दौरान रामनवमी का पर्व भी आने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि यह हिंदू धर्म का एक बड़ा और प्रमुख त्योहार है जो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मनाया जाता है, जो अब की बार यानी साल 2026 में 27 मार्च को पड़ रही है। रामनवमी का पावन पर्व 27 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े उत्साह और श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। रामनवमी से पहले ही आपको अपने घर में राम दरबार की मूर्ति या तस्वीर खरीद कर लानी चाहिए। इसे काफी अच्छा व शुभ माना गया है। आप ध्यान रखें कि भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी एक साथ विराजमान हो, ऐसी मूर्ति अपने घर में लेकर आएं और यह मूर्ति परिवार में एकता,
प्रेम, मर्यादा और सुख शांति का प्रतीक मानी जाती है। रामनवमी से पहले पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर भी अपने घर पर लाना काफी अच्छा व शुभ माना गया है। नियमित रूप से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है और जीवन में आ रही कई प्रकार की बाधाएं भी अपने आप दूर होती चली जाती हैं। जापानी कंपनी टीडीके ने हरियाणा में 4000 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश का प्रस्ताव रखा है। नई दिल्ली में आयोजित हुए इलेक्ट्रिसिटी समिट में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम नायब सिंह सैनी से मिले प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि कंपनी हरियाणा में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यूनिट स्थापित करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार मूल उपकरण निर्माता की वैश्विक सप्लाई चेन को और अधिक मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और नीति समर्थन को मजबूत बनाया जा रहा है ताकि हरियाणा प्रदेश को एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित किया जा सके। उन्होंने बताया कि आज हरियाणा ही देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां विदेश सहयोग विभाग पूरी तरह से कार्यरत है और इसी का नतीजा है कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को निरंतर बढ़ावा मिल रहा है। सीएम ने कहा कि इस नए प्लांट के स्थापित होने से हजारों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। केंद्र सरकार ने कर प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा और ठोस कदम उठाते हुए नए आयकर अधिनियम 2026 को 1 अप्रैल से लागू करने का ऐलान कर दिया है। इन बदलावों का असर वेतनभोगी कर्मचारियों, निवेशकों, डिजिटल कारोबार और कंपनियों सभी पर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन टैक्स से जुड़े नियमों और उनकी गणना के तरीके में अहम बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत सैलरी और कंपनी द्वारा मिलने वाली सुविधाओं पर टैक्स के नियम सख्त किए गए हैं। अब फ्री खाने पर 200 रुपए तक की छूट मिलेगी और 15,000 रुपए से अधिक के गिफ्ट पर टैक्स देना होगा। कंपनी द्वारा दिया गया घर भी अब शहर की आबादी के आधार पर वैल्यू किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की टेक होम सैलरी पर असर पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को कम ब्याज या फिर बिना ब्याज पर लोन देती है तो उस पर भी अब एसबीआई की ब्याज दर के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा, जिससे ऐसे लोन पहले की तुलना में महंगे पड़ सकते हैं। यह नया टैक्स सिस्टम देश में सरल, पारदर्शी और डिजिटल टैक्स व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में अहम कदम है। भारतीय रेलवे की तरफ से ट्रेनों के एसी कोचों में सेवाओं को और बेहतर बनाने और स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए योग्यता मानकों में बड़ा चेंज किया गया है। रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है। बोर्ड द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक अब एसी कोच अटेंडेंट बनने के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य रहेगा। अब 12वीं पास उम्मीदवार एसी कोच अटेंडेंट बन सकते हैं। इससे पहले इसके लिए ITI पास की अनिवार्यता थी। इस वजह से स्टाफ चयन में परेशानियां सामने आ रही थी। रेलवे की तरफ से जारी लेटर के मुताबिक उम्मीदवार कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। इसी तरह तकनीकी कौशल के अंतर्गत अटेंडेंट को सेमी स्किल्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। स्पेशल ट्रेनिंग के तहत स्टाफ को कोच की छोटी मोटी मरम्मत के कामों में प्रशिक्षित होना चाहिए, ताकि यात्रा के दौरान यात्रियों की तकनीकी शिकायतों का मौके पर ही समाधान हो पाए। इस बदलाव से न सिर्फ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि ट्रेनों में ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सेवाओं की गुणवत्ता भी सुधरेगी। कोच अटेंडेंट अब सिर्फ सहायक के रूप में काम नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें अपने आवंटित कोच के लिए सुपरवाइजर की जिम्मेदारी भी अदा करनी होगी। ऐसे में अब 12वीं पास उम्मीदवार भी एसी कोच अटेंडेंट बन पाएंगे। जिला एड्स नियंत्रण समिति रेवाड़ी की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपना आवेदन भेज सकते हैं। यह भर्ती संविदा आधार पर की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना देखें। कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मार्च है। मेडिकल ऑफिसर, डेटा मैनेजर, फार्मासिस्ट और कम्युनिटी केयर कोऑर्डिनेटर व लैब टेक्नीशियन, ब्लड बैंक, इन पदों के लिए ये भर्ती होने जा रही है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य चेक कर लें। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हर रोज नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। बता दें कि इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग और रद्द वोटों को लेकर खूब हो हल्ला मचा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 विधायकों को क्रॉस वोटिंग करने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आ रही है, जिसे सुनकर हर कोई हैरत में पड़ गया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग मामले में पलवल जिले की हाथीन विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इसराइल का भी नाम सामने आ रहा है। पिता पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगने पर उनके बेटे नाजिम चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है।
मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पिता मोहम्मद इसराइल ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम किया है, लेकिन मैं कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ हूं। मेरे पिता ने कांग्रेस पार्टी और लोगों की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए मैं उनसे सारे संबंध तोड़ रहा हूं। पिता से तमाम रिश्ते तोड़ने के सवाल पर नाजिम चौधरी ने कहा कि इसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वो सभी पूरी की जाएंगी। लोग लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें क्रॉस वोटिंग जैसे मामले में नाम सामने आने पर तकलीफ पहुंची है, इसलिए वह अपने पिता एवं कांग्रेस विधायक मोहम्मद इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं। ये परिवार हमारे साथ सदियों से जुड़े हुए हैं और ईमानदारी के नजरिए से हमें देखते हैं। क्रॉस वोटिंग में भागीदारी से इन लोगों के विश्वास को ठेस पहुंची है, इसलिए मैंने इतना बड़ा फैसला लिया है। नाजिम चौधरी ने कहा कि यह एक राजनीतिक स्टंट नहीं है, बल्कि पूरी तरह से अपने होशो हवास में मैंने एक कदम उठाया है। मैंने अपना घर छोड़ दिया है, जो भी प्रॉपर्टी मेरे नाम है मैं उसको वापस फैमिली के नाम करवा दूंगा। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हुई बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है। हालांकि कई जगहों पर आंधी और ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की फसल में नुकसान पहुंचा था। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि हरियाणा में लगातार बढ़ते तापमान से समय से पहले गर्मी का एहसास होने लगा था, जो कि गेहूं की फसल के लिए ठीक नहीं था। लेकिन अब हुई बारिश गेहूं की फसल के लिए सोने पर सुहागा साबित होगी। गेहूं की फसल के लिए यह मौसम न केवल अनुकूल है, बल्कि आने वाली पैदावार के लिए भी उम्मीदें मजबूत कर रहा है। गेहूं एक शीतकालीन फसल है, जिसके लिए ठंडा वातावरण सबसे अधिक अनुकूल रहता है। इस समय गेहूं की फसल दाने बनने और उनके भराव की महत्वपूर्ण अवस्था में है। ऐसे में यह मौसम दाने के विकास में मददगार साबित होगा। हल्की से मध्यम बारिश खेतों में आवश्यक नमी बनाए रखती है, जिससे दानों का आकार और गुणवत्ता बेहतर होती है। इससे उत्पादन में बढ़ोतरी की प्रबल संभावना बन जाती है। कुल मिलाकर यह बारिश गेहूं उत्पादक किसानों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। 23 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते में निवेशकों को भारी उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की अस्थिर कीमतें, विदेशी निवेशकों की एक्टिविटी और ग्लोबल मार्केट की चाल बाजार की दिशा तय करने वाले मुख्य कारण बनेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा। वहीं ईरान ने चेतावनी दी कि अगर उसके पावर प्लांट को निशाना बनाया गया तो वह मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल से जुड़े ऊर्जा ढांचे पर हमला करेगा। अगर यह संघर्ष और खिंचता है तो निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है। इससे बाजार में गिरावट और अधिक आ सकती है। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का सबसे सीधा असर कच्चे तेल पर पड़ा है। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड 3.26% की उछाल के साथ $112.19 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जो कि जुलाई 2022 के बाद सबसे उच्चतम स्तर भी है। अगर तेल की कीमतें $100 के ऊपर बनी रहती हैं तो इससे भारत में महंगाई बढ़ेगी, जो बाजार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।